11th क्लास का एक फेमस चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। ध्यान दिया जाए, थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2 ये है, जिसमें आप इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क रिलेशनशिप और साथ ही साथ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? जैसा कि आप सभी स्टूडेंट 9, 10 से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में पढ़ते आए हैं, यहाँ भी जानिए, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो दोनों डायरेक्शन में संपन्न होता है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जो केवल सिंगल डायरेक्शन में संपन्न होता है। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करते हैं, एक दूसरे के बीच इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब इस्टेब्लिश करते हैं। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग कभी भी एक दूसरे के बीच इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब इस्टेब्लिश करते ही नहीं है, और ये सिंगल डायरेक्शन में होता है। आपको अगर हम इसको आगे आने वाले चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझाएं तो आप बहुत इजी वे में समझ जाएंगे। जैसे आगे जो चैप्टर आ रहा है उसका नाम है इक्विलिब्रियम, चैप्टर का ही नाम है इक्विलिब्रियम। तो उसमें भी फर्स्ट टॉपिक यही है और सेकेंड टॉपिक ये है। तो यहाँ पर इस ढंग से आप समझ सकते हैं, केमिस्ट्री के रिएक्शन के माध्यम से रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझा रहे हैं। बट पर ध्यान दीजिए, ये है रिएक्टेंट, रिएक्शन किया बन गया प्रोडक्ट। तो यहां पर प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट भी फिर से रिएक्शन करके रिएक्टेंट का फॉर्मेशन कर दे, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब जिसमें रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बनाएगा ही, प्रोडक्ट भी रिएक्शन करके रिएक्टेंट का फॉर्मेशन कर दे, तो उसको क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहां वैसा प्रोसेस जो दोनों ही डायरेक्शन में होता है उसको रिवर्सिबल बोलते हैं, और जो केवल सिंगल डायरेक्शन में हो, मतलब जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं करे, तो उसको कहते हैं इरिवर्सिबल। तो यहां पर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी कर रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोला जाता है कि वैसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो इसको रिवर्सिबल बोलते हैं। और जब इक्विलिब्रियम में नहीं होते हैं तो वो इरिवर्सिबल होता है। ये सिंगल डायरेक्शन में संपन्न होता है इरिवर्सिबल, और ये दोनों ही डायरेक्शन में। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये बहुत ही फास्ट। अब देखा जाए, आपने क्लास नोट्स में क्या लिखा? द प्रोसेस इन विच चेंज इज कैरिड आउट सो स्लोली, काफी मंद गति से ये संपन्न होता है। द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस, व्हेन ए प्रोसेस इज कंप्लीट इन ए सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में जो संपन्न हो जाए वो इरिवर्सिबल होता है। एंड कैन नॉट बी रिवर्स, और कभी भी मतलब विपरीत डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन से रिवर्स ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस। और ये काफ़ी स्पीडली होता है, और ये कभी भी इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं करता है। अब आज का मेन टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। आज का मेन टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। नाम से ही स्पष्ट है, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर जितने तरह का एनर्जी स्टोर्ड होता है, संचित होता है, उपस्थित होता है, उसी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो आप कितने तरह का एनर्जी के बारे में जानते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, जितने तरह की एनर्जी को आप जानते हैं, सबके सम को, योग को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। किसी सिस्टम के अंदर कितने तरह की एनर्जी होती है? या तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, या तो रोटेशनल एनर्जी होगा, या तो काइनेटिक एनर्जी होगा, या तो बाइंडिंग एनर्जी होगा, या तो न्यूक्लियर एनर्जी होगा, या तो वाइब्रेशनल एनर्जी होगा। इन सभी एनर्जी के सम को नाम दिया जाता है क्या? इंटरनल एनर्जी। तो द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इट इज डिनोटेड बाय ई और यू। आपके एनसीईआरटी में यू लेके चला है। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। अपने से समझिए, अगर मान लीजिए अमाउंट कम रहेगा मटेरियल का, तो उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी कम होगी,
और अमाउंट अधिक होगा तो उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी, अधिक होगी। इससे पता चलता है कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। और इट इज ए स्टेट फंक्शन, इसका मान जो है, इसका वैल्यू जो है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। आपने कल पढ़ा था एक टॉपिक स्टेट फंक्शन पढ़ा था, तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट एक बार फिर से स्टेट फंक्शन और एक टॉपिक है पाथ फंक्शन, दोनों समझ लीजिए दोबारा। स्टेट फंक्शन क्या है और पाथ फंक्शन क्या है। स्टेट फंक्शन वे सभी फिजिकल क्वांटिटी के रूप में स्टेट फंक्शन, मतलब स्टेट फंक्शन उन सभी फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसका वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पर, जैसे कि प्रेशर, जैसे कि वॉल्यूम, जैसे कि इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, फ्री एनर्जी, ये सब। लेकिन वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका वैल्यू हमेशा पाथ पर डिपेंड करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम पाथ फंक्शन। जैसे कि मान लीजिए, मतलब आपको तीसरे फ्लोर पर जाना है किसी बिल्डिंग में, तो आप लिफ्ट से जाएंगे तो कम एनर्जी लगेगा, कम कार्य करेंगे आप। लेकिन वही आप सीढ़ी से जाएंगे तो ज़्यादा आप कार्य करेंगे, ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि वर्क पाथ फंक्शन है, वर्क जो है पाथ फंक्शन है, हीट पाथ फंक्शन है। लेकिन वही इंटरनल एनर्जी क्या है, तो ये स्टेट फंक्शन है, इसका वैल्यू इनिशियल और फाइनल मतलब स्टेट पर डिपेंड करता है, तो ये स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है वो स्टेट फंक्शन, और जो नहीं डिपेंड करता है, पूरे मतलब स्टेप पर डिपेंड करता है, तो वो कहलाता है पाथ फंक्शन। कौन कौन है, हीट और वर्क। तो हम बात कर रहे थे अभी इंटरनल एनर्जी का, एक बार फिर से रिकैप। द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, इट इज डिनोटेड बाय E और U, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज ए स्टेट फंक्शन, इट्स वैल्यू it may be sum of potential energy, kinetic energy, nuclear energy, rotational energy, bond energy, etc. The absolute value of internal energy cannot be calculated. बता सकते हैं क्यों, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन का हमेशा वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, इसलिए हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का बात किया जाता है। केवल ई का वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते हैं, एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाला सकता है, हमेशा डेल्टा ई का वैल्यू निकाला जाएगा, हमेशा डेल्टा यू का वैल्यू निकाला जाएगा। सिर्फ यू का, सिर्फ ई का वैल्यू निकाल लीजिएगा, लेकिन एक्यूरेट नहीं होगा। अब समझिए, तो निकाला कैसे जाएगा, तो यही EF माइनस EI, व्हाट इज EF, फाइनल इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज EI, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा ई क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, बट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। डेल्टा ई इक्वल EF माइनस EI फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो ये था इंटरनल एनर्जी। अब हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क रिलेशनशिप का। प्रेशर वॉल्यूम वर्क रिलेशनशिप के लिए एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। यह है एक गैसियस सिलेंडर जिसमें कि गैस भरा गया है, इसका इनिशियल वॉल्यूम है V1, ठीक है, और ये पिस्टन लगा हुआ है प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क रिलेशनशिप का बात करने जा रहे हैं। आज पहले आप लोग को वर्क के कैलकुलेशन का मेन स्टेप समझाने जा रहे हैं, मेन कॉन्सेप्ट। बल्कि आप लोग को पता है वर्क का कैलकुलेशन 3 टाइप से किया जाता है।
यानी 3 तरह का वर्क होता है। एक होता है ग्रेविटेशनल वर्क डन, एक होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन और एक होता है मैकेनिकल वर्क डन। आप कौन कौन सा वर्क डन का कैलकुलेशन कर चुके हैं अभी तक अपने स्टैंडर्ड के अनुसार? तो आप लोग 9th 10th में W बराबर Fs पढ़ चुके हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ चुके हैं। एक और पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन भी आप लोग पढ़ चुके हैं, W इक्वल VQ, चार्ज इनटू पोटेंशियल के प्रोडक्ट को भी क्या कहते हैं? वर्क। तो ये है इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ये है ग्रेविटेशनल वर्क डन। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो इस दोनों से अलग मैकेनिकल वर्क डन है। मैकेनिकल वर्क डन किसी भी सिस्टम के द्वारा किए गए कार्य का कैलकुलेशन हम लोग करने जा रहे हैं, सॉरी वर्क का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो जरा ध्यान से समझेंगे। हमने मान लिया इस वर्क के कैलकुलेशन के लिए कि फोर्स F है, प्रेशर P है और एरिया A है। प्रेशर इक्वल सबको पता है फोर्स बाई एरिया होता है। तो फोर्स इक्वल क्या हो गया? P इंटू A, P इंटू A हो गया। ठीक है। वर्क डन बाय दिस सिस्टम, अगर हम वर्क डन बाय दिस सिस्टम, यहाँ पर ये सिस्टम काम कर रहा है तो आप लोग अच्छे से पता है कि वर्क कैसे निकलता है। फोर्स इनटू उसके डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके मल्टीपल को क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। तो ये हो गया F और ये हो गया S। तो F के जगह हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है? P इंटू A। तो P इंटू A और ये किसके जगह पर आया है? P इंटू A किसके जगह पर? F के जगह, फोर्स के जगह पर। और ये DL, तो यहाँ पर ये DL क्या है? यही डिस्प्लेसमेंट है। यानी इतना ही, मतलब कि ये जो पिस्टन है DL डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया फोर्स। अब यहाँ पर आप बताइए अलग से हमको, अलग से आप सभी स्टूडेंट बताइए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ। वॉल्यूम का बताइए, लेंथ इंटू लेंथ। इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो आप ही बताइए, अगर एरिया में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा? ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया पिस्टन ने, तो यहाँ पर DL डिस्टेंस लिया गया है और ये एरिया से मल्टीप्लाई होकर ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया? वॉल्यूम में। तो यहाँ पर स्मॉल वर्क डन हम निकाले हैं, टोटल वर्क डन अब निकालने जा रहे हैं। इस पूरे वर्क के दौरान वॉल्यूम में चेंजिंग V1 से V2 का हो रहा है। तो V1 से V2 तक हम इसको अगर इस वैल्यू को इंटीग्रेट कर दें तो हमको टोटल वर्क डन निकल जाएगा। तो इस पूरे वर्क को हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, यानी टोटल वर्क डन बाय दिस सिस्टम निकालने के लिए आपको यहाँ इंटीग्रेट करना होगा। जो स्टूडेंट इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं थोड़ा सा जान लीजिए, जो बायो के स्टूडेंट हैं। इंटीग्रेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है डिफिनिट और एक होता है इनडिफिनिट। डिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। लोअर लिमिट कौन है? A, अपर लिमिट कौन है? B। और ये डिफिनिट इंटीग्रेशन कहलाता है। और ये इनडिफिनिट, ये जब हटता है, मतलब इसका अगर एक फार्मूला हम आप डिस्कस करें तो ये हो जाएगा x प्लस सी। जैसे ही इंटीग्रेशन साइन हटता है तो कांस्टेंट c लिया जाता है, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन साइन हटने पर कांस्टेंट c नहीं लिया जाता है। अब यहाँ एक चीज़ और, एक अगर फार्मूला आप लोग को याद होगा तो बताइए, नहीं तो फिर जानिए सीखिए। मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया, ये ले लिया dx और ये ले लिया x1 और ये x2, तो बताइए क्या होगा? एकदम सही, x2 माइनस x1। और यहाँ प्लस c नहीं लिखाएगा क्योंकि ये खुद डिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो ध्यान देंगे, अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से बताइए dr r1 r2 इक्वल वाट? r2 माइनस r1। तो बस इसी फार्मूले का जरूरत था जो आपने खुद बता दिया। जो लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। और अब इसका यूज हम करने जा रहे हैं क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, इस वर्क को V1 से V2 तक। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए प्रेशर बाहर आ गया और इस V को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक? V1 से V2 तक। तो एक बार अपर लिमिट आता है और एक बार लोअर लिमिट। लोअर लिमिट घटाकर माइनस करके आता है। तो P इक्वल हो गया V2 माइनस V1। तो W इक्वल आ गया P डेल्टा V। तो ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, ये आपका फाइनल वर्क डन का फार्मूला आ गया। अब ध्यान से समझेंगे जो हम बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से शुरू से अंत तक आप पढ़ रहे हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क रिलेशनशिप। पहली बार आप मैकेनिकल वर्क डन का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। इस मैकेनिकल वर्क डन कैलकुलेशन में हमने मान लिया कि प्रेशर P है, फोर्स A है और एरिया A है। ठीक है, प्रेशर P
फोर्स F और एरिया A है। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि प्रेशर इक्वल फोर्स बाय एरिया होता है, तो फोर्स इक्वल P इंटू ए हो गया। वर्क डन बाय दिस सिस्टम के लिए W इक्वल F इंटू एस, एस के जगह पर DL है, F के जगह हमने P इंटू ए रख दिया, और P इक्वल P इंटू डी भी कहाँ से आ गया, तो एरिया और लेंथ का मल्टीपल क्या हो गया, वॉल्यूम। तो ये स्मॉल वर्क डन है। कंप्लीट वर्क डन निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि ये पिस्टन के मतलब डिस्प्लेसमेंट के कारण वॉल्यूम चेंजिंग हो रहा है V1 से V2 तक, तो इसलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे V1 से V2 तक। तो यहाँ लोअर लिमिट V1 है, अपर लिमिट V2 है। अब यहाँ पर P इक्वल हो गया V1 से V2 तक, तो एक बार अपर लिमिट आएगा, एक बार लोअर लिमिट इस V के जगह पर, और इस तरफ W इक्वल P डेल्टा V। अब जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं ध्यान से समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, एक होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम और एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। जब ये गैस खुद एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, तो पिस्टन को ऊपर ढकेलेगा, ठीक है, तो इसको कहेंगे क्या, वर्क डन बाय द सिस्टम। खुद पिस्टन मतलब ऊपर जा रहा है गैस के मतलब ढकेलने से, नीचे से प्रेशर लगाने से। तो यहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब आप एक चीज़ बताइए, जब आप काम करेंगे तो एनर्जी तो आपका लॉस होगा। तो यहाँ पर समझना है कि वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब है कि सिस्टम खुद से कार्य कर रहा है, तो यहाँ एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा, यानी वर्क का वैल्यू जो होगा वो माइनस में होगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम कहने पर यहाँ जो वर्क का वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा, और वर्क डन ऑन द सिस्टम कहेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्यों निगेटिव होगा, इसका जवाब हमने दिया कि जब सिस्टम खुद काम करेगा तो एनर्जी लॉस होगा। तो लॉस एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हम वर्क को किस चीज में रखेंगे, निगेटिव। तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो W इक्वल माइनस P डेल्टा भी होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा मतलब ऊपर से कोई कार्य कर रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी W इक्वल P डेल्टा भी। अब एक दो कॉन्सेप्ट और आ रहा है, ध्यान दीजिए। और पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जरा आप बताइए, ये ऊपर कब जाएगा, गैस एक्सपेंड करेगा तब कि कॉन्ट्रैक्शन होगा तब। तो जब तो ऊपर जाने का मतलब सिस्टम खुद काम कर रहा है। नीचे से पिस्टन ऊपर कब जाएगा, जब गैस एक्सपेंड करेगा। और गैस एक्सपेंड कब करेगा, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा कि ऑन द सिस्टम। तो दोनों ही केस में वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस, दोनों ही केस में वर्क निगेटिव होगा। ये केवल याद रखेंगे। जब ये दोनों याद रहेगा तो दोनों का अपोजिट प्लस में हो। वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन निगेटिव, तो वर्क डन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन पॉजिटिव। कब गैस सिकुड़ेगा, जब पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा। जब ऊपर से पिस्टन नीचे लाएंगे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पर वर्क किस चीज़ में होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चारों कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, वर्क डन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गैस। कोई दिक्कत? तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, अगर आप अच्छे से समझ कर पढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, तो आप इसको जरूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।